अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है समीर। और समीर साहब से हमने पहले भी दो एक शोज़ किए थे जिस पे हमने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस रखे थे। इन फ्यूचर भी हम बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज मैंने समीर को स्पेशली इनवाइट किया है कि हम स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करें। समीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समीर, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑब्वियसली स्कॉलरशिप एक बहुत ही बड़ा एक मैं कहूँगा कि अचीवमेंट भी होती है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। तो स्कॉलरशिप एक्सेस करने के लिए बेसिक टिप्स क्या होंगी आपकी तरफ से? मतलब किसी भी स्कॉलरशिप को किस तरह एक्सेस किया जाए और स्कॉलरशिप किसको कहा जाता है? सर बहुत शुक्रिया मुझे इस टॉपिक पे जो है मौका देने का। असल में स्कॉलरशिप हासिल करना वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हर बंदा जो है अप्लाई करे और उसकी सिलेक्शन हो जाए। सही। तो इसमें बहुत चीज़ों का रोल होता है अहम, कि आपकी जो पास्ट ग्रेड्स हैं वो मायने रखती हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, पास्ट बैकग्राउंड का जी जी। उसकी अहमियत है। और उसके साथ साथ जो है अगर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है या कोई पास में रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, या फिर जो है मास्टर्स में स्टूडेंट रिसर्च करते हैं कोई रिसर्च टॉपिक जो उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वो स्कॉलरशिप्स को जो है एक्सेस करने में या उनको मतलब हासिल करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसी तरीके से स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का जो तरीका है वो दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो जनरल एप्लीकेशंस होती हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कॉल फॉर एप्लीकेशंस अपने एडवर्टाइज करती हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर और डिफरेंट दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि स्टूडेंट खुद जो है वो एक्सेस करता है या अप्रोच करता है सुपरवाइजर्स को, जो एडवाइजर्स होते हैं, इंटरनेशनल प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के, तो वो उनको जो है अप्रोच करता है ईमेल के ज़रिए, एक ईमेल लिखता है और फिर उनको बताता है कि भाई उनका अपना जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है और जो उनके एडवाइजर्स हैं उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो वो उसको देखते हुए रिसर्च प्रोफाइल को एडवाइज़र के उनसे जो है ना बातचीत स्टार्ट करता है। अगर सुपरवाइज़र के पास जो है फंड्स होती हैं तो फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट करता है और उसकी एक इंटरव्यू की जाती है, असेसमेंट होते हैं स्किल्स वगैरह के, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इनटू अप्लाइंग एंड हंटिंग अ स्कॉलरशिप। सही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि स्कॉलरशिप के दो तरह से मतलब जस्ट लाइक प्रोसेस होते हैं। एक तो एडवर्टाइजमेंट करती है यूनिवर्सिटीज वगैरह, दूसरा आप अपने सुपरवाइजर्स को एक्सेस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि लोगों की कोशिश होती है कि जस्ट लाइक अब्रॉड जाके स्कॉलरशिप्स की एक्सेस की जाए, एक दूसरी डेस्टिनेशन पे जाके वहाँ का एक्सपीरियंस किया जाए। तो ऑब्वियसली सुपरवाइजर का तयन, और जैसे आपने कहा कि आपका अपना इंटरेस्ट भी उसमें बताना होता है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, आप किस तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो इस पूरे जो सुपरवाइजर की एक्सेस का प्रोसेस है, ये कैसे कंप्लीट होता है? कैसे पता चलेगा किसी आम इंडिविजुअल को कि यार दुनिया में या दुनिया के इस मुल्क में इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की स्कॉलरशिप हो रही है? तो उसके लिए जस्ट लाइक आपने पहले भी कहा था कि आपकी एक्सपर्टीज जो है ना इंजन सर्च ऑप्टिमाइजेशन की कुछ ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि अगर कोई बच्चा इस वक्त स्कॉलरशिप लेना चाह रहा है या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम रिसर्च का करना चाह रहा है, तो वो किस तरह अपने सुपरवाइजर्स को ढूंढ सकता है और दुनिया के किन किन ममालिक के अंदर इजीली एक्सेस हो जाता है? जी अतीक साहब, ऐसा है कि असल में स्कॉलरशिप्स को जैसे मैं बताया कि हंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें से दो मोस्ट कॉमन है कि आप सुपरवाइजर को अप्रोच करें या फिर यूनिवर्सिटी खुद एडवर्टाइज करे स्कॉलरशिप जो आती हैं। तो जो एक प्रॉपर चैनल है जिसके ज़रिए हम जो है इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें हमारे पास सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट्स हैं, और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं या उनके वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो लोग जो है अपना एक ऐड दे देते हैं कि भाई हमारे पास ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं और इस फील्ड में अवेलेबल हैं, उनका प्रोसीजर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो अप्लाई करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि सर जो कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड के होंगे तो उनके लिए कुछ ज़्यादा आसानी है कि वो लोग
और उनको मतलब कीवर्ड्स का पता होता है, तो वो इस तरह के टर्म्स सर्च करते हैं जिनसे उनको जो है बहुत जल्द डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाती हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू आईटी या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के जो दूसरे फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी मैं समझता हूँ कि होती होगी, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है वो आईटी में नहीं होता, तो सर्च करने के लिए जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो उनको बहुत कम नॉलेज होता है या बहुत कम उनके पास मालूमात होती हैं। तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मतलब अप्लाई करें स्कॉलरशिप पे, तो गूगल पे जब आप सिंपली जाएं और वहाँ पे मतलब देखें, मैं आपको चंद एक टर्म्स बता देता हूँ यहाँ पे जिनको आप यूज कर सकते हैं ना, लाइक फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। फिर आपका अपना जो फील्ड है, यानी कि आप किस में एडवांस करना चाह रहे हैं, आप जो है बैचलर्स किया हुआ है तो आप ऑब्वियसली मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप ऑफ कोर्स पीएचडी के लिए जाएंगे, या अगर आप ऑलरेडी पीएचडी होल्डर हैं तो आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो आप लिखेंगे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फॉर पीएचडी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फॉर मास्टर्स, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फॉर पोस्ट डॉक, लाइक दिस। और फिर मजीद इसको जो है थोड़ा ब्रॉड टर्म में जो है अगर आप एंटर करें गूगल पे, लाइक आपको जो स्कॉलरशिप चाहिए मास्टर्स की पीएचडी की, वो किस फील्ड में होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी अपनी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, तो मैं लिखूंगा कि ओपन वैकेंसीज इन पीएचडी इन साइबर सिक्योरिटी, या ओपन वैकेंसीज ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स। तो मतलब इस तरह के डिफरेंट टर्म्स को आप गूगल पे यूज कर सकते हैं, तो वो आपको जो है नेविगेट करेगा उन लिंक्स की तरफ जहाँ पे करंटली जो है ओपन वैकेंसीज अवेलेबल हैं या ओपन पोजीशंस अवेलेबल हैं। साथ में आप जो है ईयर भी लगा सकते हैं 2022, 2023, ताकि वो जो करंट वैकेंसीज हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं और बाकी जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हैं तो वो आर्काइव में चले जाएं। कुछ इस तरह से भी हम सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है जब आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उनको फिर नेविगेट करके लिंक पे उनके वेबसाइट पे चले जाते हैं। वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर नजर आ जाता है, जहाँ पे आप लोग प्रॉपरली मतलब अप्लाई कर सकते हैं। या तो सुपरवाइजर को डायरेक्ट अपना सीवी और जो एकेडमिक टेस्टिमोनियल्स या क्रेडेंशियल्स होते हैं वो भेजते हैं, या फिर जो एक पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल या स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ पे आप साइन अप करते हैं और प्रॉपर उनका जो फॉर्म होता है उसको फिल करते हैं, अपना तमाम जो डेटा है एंटर करते हैं और फिर एंड में जो है आप फॉर्म सबमिट करते हैं। तो ये एक जनरल तरीका है। और इसके अलावा जो है कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे वो बाकायदा से जो है प्रोफेसर जो होते हैं इंटरनेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं, वो अपनी वैकेंसियाँ जो होती हैं उनके पास पीएचडी की या मास्टर्स डिग्री की या फिर पोस्ट डॉक की, तो वो बाकायदा से मतलब वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है। तो कुछ उनमें इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स के नाम मुझे भी मालूम है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो आप इसको जो है स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होंगी, तो आप इनको ज़रा अप्रोच कीजिएगा और इस पे आपको जो है वो पीएचडी, मास्टर्स और इवन के बैचलर्स के प्रोजेक्ट भी होते हैं रिसर्च के, तो आप उन पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि एक वेबसाइट है यूरो एक्सेस, उस पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी, पीएचडी, मास्टर्स, बैचलर्स प्रोजेक्ट होंगे, रिसर्च के जो है प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे, तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा सिग्मोड डीबी वर्ल्ड है, जिसको हम सिग्मोड डेटाबेस वर्ल्ड भी कहते हैं। वहाँ पे डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स, वैकेंसियाँ, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स और फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो वहाँ पे एडवर्टाइज होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है यूरोसिस भी एक यूरोपियन वेबसाइट है, जहाँ पे डिफरेंट जो है पीएचडी, मास्टर और बैचलर के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। उसके अलावा जो है ISCR एक एसोसिएशन है क्रिप्टोग्राफी की, तो साइबर सिक्योरिटी से रेलेवेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं या ओपन पोजीशंस हैं, वैकेंसियां हैं जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं थ्रू आउट द ग्लोब, इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर द यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इट्स थ्रू आउट द ग्लोब, कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे एडवर्टाइज करती है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड देन देयर आर हाई चांसेस कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। सही। इसके अलावा आपने बताया कि कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी होती हैं, तो हमने तो ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिर्फ कमर्शियल, ड्रामाज और मीडिया से रिलेटेड चीज़ें करती हैं। तो क्या ये एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग से एजेंसियां होती हैं जो काम करती हैं? अगर वो हैं तो आप उनमें से भी कुछ डेटा हमें शेयर करें जिससे हमारे व्यूअर्स उसको एक्सेस कर सकें इजीली। सर बिल्कुल, जिसना अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं डिफरेंट, जो कि मार्केटिंग का काम कर रही होती हैं। सिमिलरली हमारे पास ऑनलाइन भी इस तरह की एजेंसियां मौजूद हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म मतलब उनका बना हुआ है, जहाँ पे वो लोग वैकेंसीज को एडवर्टाइज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यूरोसिस जो वेबसाइट है या जो प्लेटफॉर्म है वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है।
तो वहाँ पे लोग जो है अपनी पोस्टें अपलोड करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं वैकेंसियाँ, और वहाँ से कोई भी उनको एक्सेस करके जो है फिर वो नेविगेट करके उनकी वेबसाइट पे जाता है और जहाँ से वो अप्लाई कर सकता है इजीली। तो यूरोसिस एक एग्जांपल है, और ये जो ISA है मैंने आपको बताया, एक क्रिप्टोग्राफी या साइबर सिक्योरिटी से रेलेवेंट वेबसाइट है। ये भी एक समझ लें एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो है अपने यूनिवर्सिटियाँ जो है आगे अपनी पोजीशंस एडवर्टाइज करती हैं। तो दीज आर लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोग जो है अपने ओपन वैकेंसीज को या ओपन पोजीशंस को एडवर्टाइज करते हैं, फिर वो जो है उनकी मार्केटिंग हो रही होती है पूरी दुनिया में, और लोग स्टूडेंट जो है जिनको मतलब दे हैव थर्स्ट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं, तो फिर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बेसिक आपकी एजुकेशन और अर्ली एजुकेशन जो भी होती है वो भी बड़े मायने रखती है। दूसरी चीज़ होती है कि जिस चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं उसका प्रपोजल। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें डिटेल में बताएं कि जो प्रपोजल बनाया जाता है, जो आप सुपरवाइजर्स के साथ या यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करते हैं, उसके जस्ट लाइक उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज़ है जो आपको बड़ा इम्पैक्ट करती है आपके जस्ट लाइक जो भी सुपरवाइजर बनेगा या जो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देगी वो आपको समवॉट प्रेफरेंसेस पे अप रखेगी। तो उसके बारे में कुछ टिप्स आप डिटेल में अगर शेयर करें। सर बिल्कुल, प्रपोजल बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में जो है थोड़ा सा रिसर्च पे अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, और यहाँ पे जो है जैसे कि हमारे पास बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, तो प्योर रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक मिक्स मोड जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास है, लेकिन अगर आप दुनिया के बाकी हिस्सों में चले जाएं और दूसरे कंट्रीज जो हैं इंटरनेशनली या ग्लोबली हम नज़र उठाकर देखें अकेडमिया की तरफ, तो वहाँ पे ये है कि आपको 3 मोड्स के अंदर जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपके पास मिक्स मोड कहलाता है, जिसमें आपका कोर्स और रिसर्च दोनों होता है। दूसरा जो है वो सिर्फ कोर्स वर्क होता है, और तीसरा जो है सिर्फ रिसर्च होता है। तो मतलब इन तीनों मोड्स के अंदर आपको जो है वो मास्टर्स या PhD करवाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में जो है इसका कोई इतना स्कोप नहीं है कि आपको प्योरली रिसर्च करवाया जाए, बल्कि यहाँ पे ये है कि आपको कोर्सेज करवाते हैं और फिर एंड में जो है वो आपको एक थीसिस या प्रोजेक्ट होता है जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम कि वो लोग कुछ सीख पाएं, क्योंकि मोस्टली वो कोर्सेज कर रहे होते हैं। मगर बाहर इससे थोड़ा सा हटकर एक फ्लेवर दिया जाता है स्टूडेंट्स को। वहाँ ये है कि अगर आपको कम्प्लीटली मास्टर्स बाय रिसर्च कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू हैव टू वर्क फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट, you have to work for your research topic throughout your duration of the master's program or your PhD program। तो वहाँ पे ये कि बहुत कम कोर्स वर्क होता है जब आप रिसर्च को मतलब परसू कर रहे होते हैं, तो चाहे वो आपका मास्टर्स हो चाहे PhD हो। फिर ये होता है कि उसमें वो रिक्वायर्ड 1 या 2 कोर्सेज होते हैं सच एज रिसर्च मेथड्स जिसे कहा जाता है, एक बहुत कॉमन कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो वो या तो वो करवाया जाता है, या फिर इसके अलावा कि ये कि आप रिसर्च को मतलब जब आप एक ग्रूम अप हो जाते हैं, अपने डिग्री को अचीव कर लेते हैं, तो जो रिसर्च आपने किया होता है उसकी वर्थ क्या होती है, उसको कमर्शलाइज आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दूसरा कोर्स होता है उसके हवाले से जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च। तो ये 2 कोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं तकरीबन जो करवाए जाते हैं। सही। अच्छा, प्रपोजल वो लिखा कैसे जाए, उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या लवाजमात होने चाहिए जिसकी वजह से वो वैलिड होता है या प्रेफरेंसेस पे अप जाता है? बिल्कुल सर, प्रपोजल असल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन के लिए, क्योंकि प्रपोजल ही एक वो स्टेप है जिसमें आप जो है अपने सुपरवाइजर को या यूनिवर्सिटी को बता रहे होते हैं कि आप क्या नोवेल्टी लाने वाले हैं, आप रिसर्च में क्या करने वाले हैं, और वो रिसर्च हम क्यों माने कि इतनी ऑथेंटिक है जो आप करने वाले हैं कि जिससे हमें फायदा होगा, यानी कि उस इदारे को फायदा होगा, यूनिवर्सिटी को या सुपरवाइजर को बेनिफिट होगा कि भाई उसकी भी नॉलेज में इजाफा होगा कि वो कुछ करने जा रहा है उसके अंदर में, या फिर मतलब क्या द नटशेल इज दैट के इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है और इसकी नोवेल्टी क्या है रिसर्च कम्युनिटी या रिसर्च वर्ल्ड के अंदर। तो रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए सर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो पहले से जिनको मतलब रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो वो तो कुछ उसको बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं है तो रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले तो वो अपना एक माइंडसेट बना ले कि उनको करना क्या है, किस टॉपिक में उनका इंटरेस्ट है, अपना रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा नैरो डाउन कर लें, यानी कि कोई एक फील्ड उठाना जिसके ऊपर उनको जो है रिसर्च करनी हो। तो टॉपिक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने अगर सेलेक्ट कर लिया तो फिर उस टॉपिक को वो गूगल स्कॉलर पे सर्च करें और उससे रेलेवेंट 10 या 15 कोई भी आर्टिकल्स जो लास्ट 5 इयर्स या लास्ट 3 इयर्स के हों उनको वो सेलेक्ट करें, उनको थोड़ा सा स्टडी करें। जब वो उनको पढ़ेगा, थोड़ा सा स्टडी करेगा तो उसके माइंड में बैठेगा कि अब तक क्या काम हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर और कितना काम हो चुका है और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है, ये उसको वहां से मिलेगी ना।
जिसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। सही। तो लिटरेचर रिव्यू का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर। सबसे पहले तो हम इसमें जो है एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये होता है कि आप क्या रिसर्च करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे, और मतलब उसमें क्या आपको जो है जो सवालात हैं जिनको आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिनको आप सर्च करने जा रहे हैं, तो मतलब वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है आपकी। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, एक प्रॉब्लम होता है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से मतलब फॉलो अप करेंगे, किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं या क्या सॉल्यूशंस आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम जो है एक प्रपोजल को स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथड्स के जब हम पोर्शन में आते हैं या सेक्शन में आते हैं, तो वहाँ पे आप ये ब्रीफली बताते हैं कि आपने कौन कौन से मेथड्स को यूज करना है। लाइक कि आप जो है एक्सपेरिमेंटल या सिमुलेशन बेस्ड आपका रिसर्च है, या सर्वे या इंटरव्यूज वाला आप कंडक्ट करेंगे, या फिर मतलब इस तरह की कोई आप जो है चीज़ों की हेल्प की मदद से जो है वो रिसर्च को कंप्लीट करने जाएंगे। तो ये आपकी मेथोडोलॉजी कहलाती है। फिर उसके बाद जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद जो है वो आपका एक आउटकम जिसे हम कहते हैं कि आपको जो है बताया, मतलब आप बताते हैं कि डिलीवरेबल्स क्या होंगे। यानी कि आपने ये प्रोजेक्ट कर लिया, सपोज करें, और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो गए, तो उसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या लें, बिल्कुल। यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम उन ऑब्जेक्टिव्स से जो है अपने एक्सपेक्टेड आउटकम निकाल सकते हैं। तो फिर उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन करते हैं वहाँ पे, एंड देन एट द एंड हम जो है कंक्लूड करते हैं या कंक्लूजन लिखते हैं। उसमें ब्रीफली बता देते हैं कि भाई इस चीज़ से हमें ये हासिल होगा और इसके फ्यूचर डायरेक्शंस ये होंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है प्रपोजल राइटिंग का। इस तरीके से स्टूडेंट अगर प्रपोजल अपना राइट अप करे और फिर वो चाहे तो उसको प्रोफेसर को सेंड करे, फिर जिस प्रोफेसर के पास मतलब अगर फंड्स अवेलेबल होंगे, तो और डिपेंड करता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो भी उसी रिसर्च के अंदर है जिसमें स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो फिर वो थोड़ा सा एक मैचअप या जिसे हम पैचअप कहते हैं, तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है। और फिर सुपरवाइजर जो है आपको फर्दर आगे गाइड करता है, इवन कि आपको फंड्स अलॉट करता है, और फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। देन यू कैन एक्चुअली अचीव एंड परस्यू योर डिजायर्ड प्रोजेक्ट। अच्छा, अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल है, मगर सवाल तो है ऑब्वियसली। जब जहन में एक ख्याल या फतूर आता है तो वो सवाल बन ही जाता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट, और मैंने अपने फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर के हवाले से कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, और मैंने पहले सुपरवाइज़र भी तलाश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने अपना एक प्रपोजल बना दिया। उसके बाद ये काम कर रहा हूँ कि मैं अपना सुपरवाइज़र या किस किस डेस्टिनेशन पे इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, तो मैं वो काम बाद में कर रहा हूँ। तो क्या ये ठीक है, या हमें पहले सुपरवाइजर और जो अवेलेबल स्कॉलरशिप मोड्स हैं या टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के बाद हमें अपना प्रपोजल बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो दोनों अप्रोच वैलिड हैं, क्योंकि अगर आप पहले से कुछ बना लेते हैं तो ये इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास एक मटेरियल मतलब कंटेंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, और सुपरवाइजर फिर क्या करेगा, उनको रिफाइन करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास पहले से बना हुआ नहीं होगा रिसर्च प्रपोजल और आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं किसी सुपरवाइजर के पास, तो वो ऑफ कोर्स आपसे खुद कहेगा कि भाई मुझे जो है इस टॉपिक पे या जो मेरा ये प्रोजेक्ट है इसमें से जो है आप चूज करें कोई टॉपिक, और फिर आप जो है मुझे प्रपोजल बना कर दें। तो वो स्टेप भी सही है, क्योंकि वो फिर जब बाद में मतलब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुपरवाइजर वो उस पर अमल करेगा, तो फिर सुपरवाइजर जो है उसको थोड़ा सा रिफाइन करता है प्रपोजल को, अपने हिसाब से उसको गाइड करता है, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा बन जाता है ना। क्योंकि जो स्टूडेंट जिसका अपना इतना एक्सपीरियंस ना हो, तो उस प्रपोजल को बनाने में और जो वो प्रपोजल जो जिस आपको एडवाइजर या जो सुपरवाइजर गाइड करता है, तो उसको बनाने में बड़ा फर्क होता है। ऑफ कोर्स अच्छा या वैलिड या जैसे का हम ये कहेंगे सॉलिड प्रपोजल वही होता है जिसमें आपको जो सुपरवाइजर है वो गाइड कर रहा होता है, या उस प्रपोजल को रिव्यू करके बार बार रिवाइज करता है, जिसकी 3, 4, 5, 6 रिविजन्स हो जाती हैं, उसके बाद वो एक कंक्रीट फॉर्म में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ उस प्रपोजल की ज्यादा वैल्यू है। सही। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए डिफरेंट डेस्टिनेशन को एक्सेस किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इस वक्त टॉप डेस्टिनेशंस कौन सी है जहां पर स्कॉलरशिप एक्सेस करनी चाहिए, और किस फील्ड की, जैसे हम पाकिस्तान में देखें मेडिकल साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, आईटी है, ये इस वक्त बूम पे चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका स्कोप है। तो किन किन जस्ट लाइक, और मैंने ये भी देखा है आर्ट्स के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी बहुत अच्छा एक चल रहा है कल्चर।
तो किन किन स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सी डेस्टिनेशंस अच्छी रहती हैं? जैसे मैंने सुना है कि यूरोप के अंदर आईटी का बड़ा अच्छा मतलब रुझान है। अगर आप इसके अलावा मीडिया वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप जर्मनी वगैरह चले जाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप फील्ड वाइज हमें थोड़ा डेस्टिनेशन सॉर्ट करके बताएं। सर फील्ड वाइज अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है और उस हिसाब से किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ये वेरी करता है हर किसी के इंटरेस्ट से। लेकिन मैं एक जनरल व्यू में मैं आपको बताऊं तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो कुछ ज़्यादा स्कोप है कंप्यूटर साइंस आईटी का। और अगर स्पेशली मैं बात करूं तो फिर इनके अंदर फर्दर जो है साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग और एआई जो है वो टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। तो बाकी जो दूसरी फील्ड्स हैं ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि उनकी अहमियत नहीं है, उनकी भी अपनी जगह बहुत वर्थ है। मीडिया साइंस हो गया, मैनेजमेंट साइंस है, इसके अलावा जो है वो मरीन साइंस है और डिफेंस के जो है वो क्वालिफिकेशन एजुकेशन हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मोस्टली जो है वेस्टर्न कंट्रीज में मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे इनका हाई स्कोप है। वहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो वहाँ सर्च कर सकते हैं। सच एज आपका अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोपियन कंट्रीज हैं। यूरोपियन कंट्रीज में तो बेतहाशा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं क्योंकि सबसे जो बड़ा नेटवर्क है मैं आप लोगों को बता दूं कि एमसीएस से जो मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप नेटवर्क है वो प्रोवाइड करता है और वो मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है स्कॉलरशिप्स का, जिसमें जो है आपको हर फील्ड की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, आपका मीडिया साइंस हो, मैनेजमेंट साइंस हो, नेवल आर्किटेक्चर हो या फिर जो है वो फिजिकल साइंस हो। मतलब जो भी आपकी फील्ड्स हैं वो हर फील्ड में आपको जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है और हर लेवल पे करता है। मास्टर्स भी आपको उसमें मिलेगा, बैचलर के कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बट मोस्टली जो है वो मास्टर्स और पीएचडी और पोस्ट डॉक के जो प्रोजेक्ट्स है वो एमसीएस से नेटवर्क जो है पब्लिश करता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो फिर वो भी यूरोप में ही एक और नेटवर्क है इरास्मस मुंडस का, तो उसकी स्कॉलरशिप्स भी बहुत फेमस है, वो भी जो है आपको मिल सकती हैं। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश किए जा रहे होते हैं। साथ साथ में अगर आप यूएस कनाडा की बात करें तो वहाँ पे जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसमें भी हर फील्ड की स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं। सिमिलरली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स जो फेलोशिप्स हैं या ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्कॉलरशिप हैं वो बहुत मशहूर हैं और वो भी टॉप हाई क्लास की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की, जिनमें मैं समझता हूँ कि ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 30th यूनिवर्सिटी है, उसमें बड़े स्कॉलरशिप्स आजकल आए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डीकन यूनिवर्सिटी है, सिडनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये जो है ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप अवार्ड्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और हर फील्ड की स्कॉलरशिप्स उसमें मौजूद हैं। इट्स नॉट लाइक स्पेसिफिक है किसी एक फील्ड की है, वो हर फील्ड में आपको जो है स्कॉलरशिप वहाँ पर मिलेंगी। सही। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रुझान आजकल अंडर ग्रेड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बड़ा होता है कि वो स्कॉलरशिप एक्सेस करें। तो किन किन कंट्रीज में बहुत इजी होता है अंडर ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप? जैसे लोगों के माइंडसेट ये भी होता है कि यार कोई ऐसी करीबी कंट्री हो एशिया की जिसकी 3 से 4 घंटे की फ्लाइट हो, खुदा ना खासा अगर कोई फैमिली में इमरजेंसी हो जाती है कुछ इस तरह का हो जाए तो बंदा 4 से 6 घंटे में या उसी दिन के अंदर पाकिस्तान वापस पहुंच सके। तो अंडर ग्रेजुएशन के हवाले से और इस हवाले से अगर थोड़ा आप हमें रहनुमाई दे सकें। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सर मैं ये कहूँगा कि मोस्टली जो सेलेक्ट होते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, जिनमें फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे भी एटलीस्ट फ्लाइट डिफरेंस जो है वो 6 to 8 आवर्स का है। और अगर उससे ज़्यादा करीब अप्लाई करना चाहता है कोई या स्कॉलरशिप फंड करना चाहता है तो फिर गल्फ़ कंट्रीज़ है हमारे पास, और मैं समझता हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ पाकिस्तान से काफ़ी क्लोज हैं, तो वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन यूरोप को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि यूरोप के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जैसे मैंने आपको एमसीएस नेटवर्क का बताया है, तो वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि या तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम में वहाँ पे जा सकते हैं या फुली फंडेड जो है उनको ग्रेजुएट जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या बैचलर्स डिग्री जो है वो वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप के जरिए मिल सकती है। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला रहा है कि बच्चों को पार्शियली स्कॉलरशिप मिलती है और वो जस्ट लाइक एक्साइटमेंट में उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। जब फाइनल प्रोसेस होता है या उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं ये तो पार्शियल स्कॉलरशिप है, यानी कि 25%, 30%, 50% रिमेनिंग उनको फीस देनी पड़ती है। या ऐसा भी होता है कि भाई उसमें एकोमोडेशंस वगैरह नहीं होती। तो इस प्रोसीजर को किस तरह लुक आफ्टर किया जाए सारे को?
जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। अक्सर ऐसा भी होता है कि स्कॉलरशिप पार्शियल होती है और स्टूडेंट को मालूम नहीं होता, वो यही सोचता है पहले कि चलो यार ठीक है 25% स्कॉलरशिप है तो बाकी में थोड़ा सा बहुत जो है वो पार्ट टाइम काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके उसको फिल कर दूंगा। लेकिन ऐसा बालों को होता नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचते हैं, जिस डेस्टिनेशन में होते हैं, तो करेंसी का डिफरेंस भी बड़ा होता है और वहाँ पे हमें नहीं पता कि बाहर की करेंसी, बाहर की जो क्या कहते हैं कंट्रीज हैं, वो कितना एक्सपेंसिव है, वहाँ का जो लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं हम नहीं जानते ना। लेकिन जब आप पहुँचते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ यार ये तो पार्शियल स्कॉलरशिप है जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फर्दर। तो ये थोड़े से मसले आते हैं। और पार्शियल स्कॉलरशिप में ये भी होता है कि लाइक आपके पास जो है ट्यूशन फीस कवर्ड है तो लिविंग अलाउंस कवर्ड नहीं है, और तो चलो ठीक है, स्टूडेंट जो है वो फीस की तरफ से बेफिक्र होता है कि उसकी ट्यूशन फीस जो है वो यूनिवर्सिटी पे कर रही होती है, बट स्टिल फॉर लिविंग एंड सर्वाइवल उस कंट्री में जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा या तो वो खुद अपने पॉकेट से पे करते हैं अगर वो अफोर्डेबल है उनके लिए, अदरवाइज ये कि फिर वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं। तो मैं बिफोर अप्लाइंग टू द स्कॉलरशिप्स मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है पार्शियल स्कॉलरशिप का अप्लाई करें तो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, लाजमी नहीं है कि वहाँ पर भी आपकी सिलेक्शन ना हो। बट फुली फंडेड स्कॉलरशिप में ऑफ कोर्स फिर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टिल देयर आर चांसेस कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं और वो स्किल्स हैं जो टॉप ट्रेंड पे इस वक्त चल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर वो आप लोगों को जो है सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के वर्सटाइल पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे हम इंटीरियर्स उनके बच्चे देखें तो वो इनिशियली उनके पास दो ही ग्रुप्स होते हैं, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। जब वो मतलब जैसे कि बड़े शहरों में आते हैं तो उनको आर्ट्स भी मिलता है, कंप्यूटिंग भी मिलती है, बिजनेस भी मिलता है और बहुत सारी और भी फील्ड्स। जो वर्सटाइल पोर्टफोलियो रखने वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप पे मैंने सुना है बड़ी ही जो है ना तको-दो करनी पड़ती है, उनके लिए बड़ा डिफरेंट होता है सिनेरियो इसको एक्सेस करने का। तो उनके लिए क्या टिप्स होंगी आपकी? जी जी, ऐसा ही है। वर्सटाइल पोर्टफोलियो रखने वाले जो है मैं समझता हूँ कि इतने सक्सेसफुल नहीं होते जिनका जो पोर्टफोलियो है वो यूनिक या यूनिफॉर्म चलता हुआ आ रहा है। सपोज करें कि मैं आपको अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने रिसर्च एक फील्ड में की है और कुछ कोर्सेज मैंने डिफरेंट पढ़े, फिर कुछ कोर्सेज फर्दर में किसी और उसमें एडवांस लेवल पे एजुकेशन अगर हासिल कर रहा हूँ तो उसमें डिफरेंट पढ़े, तो फिर वो थोड़ी सी एक यूनिफॉर्मेलिटी नहीं रहती ना, उसके सिलेक्शन के चांसेस पे इसलिए भी कम हो जाते हैं कि जो सुपरवाइजर होता है या जो स्कॉलरशिप कमेटी होती है इंटरनेशनल, वो ये देख रही होती है कि इसका बैकग्राउंड कहाँ कहाँ पे डिफरेंट है या बैकग्राउंड कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। तो बैकग्राउंड मैच करने वाले के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है कि वो एक ही काम को लेके चल रहा है, तो उसकी एक्सपर्टीज उसमें बढ़ती जा रही है। सही। तो जो ऐसा नहीं कर रहा वो स्टूडेंट जिसका मतलब बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल उसने प्री मेडिकल में जो है इंटरमीडिएट किया हुआ है, फिर बैचलर उसने कंप्यूटर साइंस में किया है और फिर मास्टर उसने जो है एजुकेशन में किया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बैकग्राउंड हो जाता है जिसको मोस्टली इंटरनेशनली लेवल पे जो है प्रीफर नहीं किया जाता। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यही रिकमेंड करूंगा कि वो अपना माइंडसेट पहले से ही बना लें, यानी कि वो अगर अपने 10th में है, 12th में है, तो उस लेवल पे ही अपना माइंडसेट बनाए कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, किस चीज़ पे उनको थोड़ा सा मतलब काम करना है ना फ्यूचर के हिसाब से, तो वो उसी फील्ड को लेके अपना एडवांस करते जाएं, तो मैं समझता हूँ कि उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। अच्छा, अकोमोडेशन मैंने देखा है कि जैसे जस्ट लाइक टर्की, एजुकेशन वहाँ पर काफ़ी इजी है, जस्ट लाइक ये कि अफोर्डेबिलिटी के उस दायरे में आ जाती है, मगर वहाँ की अकोमोडेशन बहुत महंगी है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर हिलाल और इसका बड़ा मसला है। जैसे अगर आप फ्रांस वगैरह जाएं तो वहाँ पर हिलाल फूड का बड़ा एक इशू होता है, लिमिटेड शॉप्स होती हैं, वहाँ से सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा गाइड करें कि अकोमोडेशन किस तरह इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल तो जाती है मगर अकोमोडेशन नहीं है, तो वो किस तरह इस चीज़ को जस्ट लाइक इस दायरे में लेके आए कि वो इजीली एक्सेस कर सके इन सब चीज़ों का। सर इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, जब आप लोग अपना इंटरव्यू कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, तो उस दौरान अपने सुपरवाइजर से पूछ लें या जो स्कॉलरशिप कमेटी है, जो पैनल मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी ये जो इंटरव्यूज दिए हैं तो उसी दौरान मैं उनसे पूछता हूँ, और कुछ सवाल होते हैं जो स्टूडेंट को पूछने भी चाहिए, सच एज कि आप सबसे पहली चीज़ कि आप स्टाइपेंड के बारे में पूछेंगे, आपकी यानी स्कॉलरशिप पर मंथ जिसे हम लिविंग अलाउंस भी कहते हैं, वो कितनी आपको मिलनी है, आप उसका सवाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि आपका जो ट्यूशन फीस है वो फुली कवर्ड है या पार्शली कवर्ड है,
ये आप सवाल कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर से या इंटरव्यू के जो पैनल मेंबर्स हैं उनसे। तीसरा सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके अकोमोडेशन का है, और अकोमोडेशन के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि आपका अकोमोडेशन जो है वो ऑन कैंपस से कवर्ड है या नहीं है। और मोस्टली द केसेस में ये होता है कि आपका अकोमोडेशन कवर्ड नहीं होता, बल्कि जो आपको लिविंग अलाउंस मिलता है आप उसी में से अपना जो अकोमोडेशन है उसको अकोमोडेट करते हैं। तो अकोमोडेशन को फाइंड आउट करने के देखें हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और सपोज करें कि हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सच एज फ्लैटमेट्स हो गया, और इस तरह के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, अच्छा कंट्री के हिसाब से जो है ना वो होती हैं। अंबर साइट हो गया, तो ये भी इस तरह की साइट्स है जहाँ पे आप जो है वो फ्लैट्स वगैरह या जो हाउसेज हैं, शेयर्ड हाउस इवन मौजूद हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं। फिर जहाँ पे आपने बात की है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली अकोमोडेशन मिलते हैं कुछ कंट्रीज़ में, तो वो उनमें से जो है ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टॉप पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, अकोमोडेशन के जो रेंटल चार्जेस होते हैं, और वो वहाँ तो वीकली बेसिस पर हैं। और इसके अलावा सिंगापुर है, तो सिंगापुर में भी रेजिडेंसी जो है बहुत ज़्यादा महंगी है, यानी कि वहाँ पे भी जो अकोमोडेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये कुछ चंद कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपके लिविंग एक्सपेंसेस हाई हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो ज़्यादा हाई हैं। तो उनके लिए फिर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपका बेहतर है कि ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, जब आप स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो उस वक्त ये चीज़ कंफर्म कर लें कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो उसको कवर करती है या नहीं। अगर कवर करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने लिविंग अलाउंस में से उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ, इस वक्त मुझे इतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं है कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन किन कंट्रीज में मुझे अकोमोडेशन इजीली मिल जाएगी, इस हवाले से जैसे कुछ अर्सा पहले कनाडा वाज वेरी फिजिबल फॉर द पीपल्स, मगर अगर इस वक्त हम करंट सिचुएशन देखें तो कनाडा भी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे जस्ट लाइक मैं कहूँ कि जो कोविड के बाद सिनेरियो है बहुत ही चेंज हो चुका है कनाडा का। इस तरह काफी सारी और भी कंट्रीज हैं। कौन सी ऐसी कंट्रीज है एशियंस लोगों के लिए जो काफी फिजिबल होती हैं, जहां पर ये इजीली एक्सेस कर सकते हैं 100% स्कॉलरशिप प्लस अकोमोडेशन? जी, एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मतलब एशियन लोगों के लिए, जी एशियन लोगों के लिए एशियन कंट्रीज भी ऐसे मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और वहाँ पे भी वो अपना जो है स्कॉलरशिप को परसू कर सकते हैं या एजुकेशन परसू कर सकते हैं, बट विद वेरी जेनरस स्टाइपेंड जिसे कहा जाए कि उनको मिलता है, और उसमें उनकी जो लिविंग है या जो अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस है वो इजीली कवर हो जाते हैं, इवन कि वो सेव भी कर सकते हैं ना। उनमें हमारे पास जो टॉप टेक कंट्री आती है साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में स्टाइपेंड अच्छा खासा मिलता है, और वहाँ पे जो आपके लिविंग एक्सपेंडिचर्स है वो काफ़ी हद कम है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो सेविंग भी करता है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है आपके पास जापान है। जापान में भी जो है आपके पास अकोमोडेशन इस तरह की चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, स्टाइपेंड अच्छा खासा मिलता है स्टूडेंट्स को, तो वो उसमें अपना वहाँ पे सर्वाइव भी कर रहे होते हैं, और अपने घर पे यानी कि होम पे भी जो है वो अपना सेविंग काफ़ी करके भेज रहे होते हैं घर पे पैसे। सही। तो ये एक दो कंट्रीज हैं। इसके अलावा जो है आपके पास हमारे पास थाईलैंड भी है। थाईलैंड में भी अच्छा खासा जो है आपको स्टाइपेंड पे किया जाता है, और फिर साथ में जो है आपको जो अकोमोडेशन है वो वहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिकली हम ये कह सकते हैं कि रीजनेबल है, अफोर्डेबल है। और इसके अलावा चाइना है हमारे पास। तो ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ आप इजीली मतलब अकोमोडेशन को फाइंड कर सकते हैं, अकोमोडेशन के चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, और आपको जो है वो सेविंग भी काफ़ी स्टाइपेंड में हो सकती है। ख़ास तौर पे मैं आपको चाइना की बात बताऊं तो चाइना में तो जो है तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ जो है यूनिवर्सिटी डॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं, डॉर्मेटरी अकोमोडेशन जिन्हें कहते हैं, वो रूम्स उनको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसकी कोई चार्जेस नहीं होते, और उसमें आपका स्टाइपेंड भी नहीं लगता, यानी कि आपको जो स्टाइपेंड मिल रही होती है वो टोटल आपकी सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस हैं, लाइक आप फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बचता है वो आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी खुद आपको फ्री अकोमोडेशन दे रही होती है। तो इस तरह के कई और भी कंट्रीज हैं, ऑफ कोर्स अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनका, जहाँ पे फ्री अकोमोडेशन भी दी जाती है। अच्छा देखिए, जैसे हमारे यहाँ ये 3 कंट्रीज बड़ी है, मतलब जापान को हम देखें, चाइना को देखें, एंड देन अगेन हम मलेशिया को देखें। अच्छा, इनमें किस फील्ड के लोगों को ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं? जैसे चाइना और जापान को मैंने देखा है कि आजकल बड़ा ही उनका आईटी का बूम बड़ा जबरदस्त है, एंड देन अगेन मलेशिया भी। तो ये सिर्फ आईटी तक महदूद है या इनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी इसी तरह होती हैं? जी बिल्कुल अतीक साहब, आपने जो कहा है इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में या इन कंट्रीज़ के बारे में,
बंद ही है? मैसेज आया होगा। अच्छा ठीक, कंटिन्यू करें। तो इन कंट्रीज में जो है वो मलाइशिया है। मैं खुद मलाइशिया का एक एग्जांपल हूँ कि जहाँ से मैंने अपना एमफिल जो है वो नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी में कंप्लीट किया है अंडर फुली फंडेड रिसर्च स्कॉलरशिप। तो मलाइशिया बहुत अच्छा है, एक रीजनेबल कंट्री है जहाँ पे आपको फूड और अकोमोडेशन बहुत मतलब सस्ता है। तो आप जो है अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। और अच्छा, बात आती है प्रेफरेंस की कि स्टूडेंट क्यों प्रेफर करते हैं इन कंट्रीज को। सर यहाँ पे असल चीज़ ये है ना कि रिसर्च का जो फ्लेवर मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा एक जिसे कहा जाए प्रॉफिटेबल है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लर्न करता है। सही। तो जिसमें आपके पास जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है और मलेशिया है। ये कंट्री इस वक्त टॉप ट्रेंड पे चल रहे हैं रिसर्च में। और रिसर्च में जो फील्ड्स हैं फिर इनमें वो कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उसमें आईटी है, नेटवर्क्स है, प्रोग्रामिंग के हैं, डेटाबेसेस हैं, डेटा साइंस का स्कोप चल रहा है, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी टॉप नॉच एक जो है इस वक्त टॉपिक चल रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी फील्ड्स की अगर हम बात करें तो फिर वो उनके जो अपने लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर डिग्रीज करवाई जा रही हैं। यानी कि अगर चाइना है तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है वो डिग्री करवा रहे हैं, और साउथ कोरियन है तो फिर उनकी अपनी लैंग्वेज है, और मलाइशियन जैसे मल्ले है। तो ये चीज़ें भी हैं। और फिर इसके अलावा जो है रिसर्च का स्कोप थोड़ा सा वास्ट है इन कंट्रीज़ में, और रिसर्च का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। दूसरे जो फील्ड के लोग हैं जैसा कि मीडिया साइंस है उनका भी बड़ा अच्छा एक रिसर्च में रोल जो है ना वो उजागर किया जा रहा है इस वक्त। खासतौर पर मलेशिया में जो है लॉ और मीडिया साइंस इन दोनों को भी प्रेफरेंस हासिल है। तो इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं इन कंट्रीज़ में जाना। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि कुछ लोग मुस्लिम होते हैं तो फिर वो चाहते हैं कि हम ऐसे कंट्री में जाएं जहाँ पे हमें फूड का जो है ना मसला ना हो, और खाने पीने का जो है वो हलाल और हराम मतलब नॉन हलाल चीज़ें होती हैं। तो उनसे वो लोग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि चूज़ करते हैं मुस्लिम कंट्रीज़। तो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी फिर वो जो है ना मलेशिया बड़ा बेहतरीन एक मुल्क है जहाँ पे आप इजीली जो है स्कॉलरशिप्स को हंट कर सकते हैं और वहाँ पे परसू कर सकते हैं। सही। अच्छा, ऑब्वियसली टाइम अपनी रफ्तार से जा रहा है आगे, और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी एंड को होने आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का वर्सटाइल पोर्टफोलियो होता है। मैट्रिक या इंटरमीडिएट तक वो बच्चे जो है ना प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग से गुजर रहे होते हैं, उसके बाद वो अंडर ग्रेजुएशन या उससे ऑनवर्ड्स जो भी पढ़ते हैं वो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को किन मुल्क के अंदर इजिली 100% स्कॉलरशिप प्लस एकोमोडेशन मिल जाती है, और इस वक्त करंटली किस किस मुल्कों को सर्च करना चाहिए? जी अतीक साहब, इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जिनका पोर्टफोलियो वर्सटाइल है या जिनका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट एजुकेशन का है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो एशियन कंट्रीज़ को सर्च करें। और एशियन कंट्रीज़ में जो मैंने 4 नॉमिनेटेड कंट्रीज़ हैं या डेस्टिनेशन हैं, जिनमें साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है और मलेशिया है। तो इन कंट्रीज़ में इनके हाई चांसेस है कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों या पोस्ट डॉक के हों। तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखेंगे तो फिर वहाँ थोड़े से सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ होता है वहाँ पे, और उनका फिर वीज़ा प्रोसेस भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देते। उनके डिफरेंट जीटी प्रोसेस कहते हैं, और इसके अलावा दूसरे हर कंट्री का अपना एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता। एशियन कंट्री में आपका 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट या मैक्सिमम 1.5 महीने में जो है आपको वीज़ा मिल जाता है, और आप इजीली जा सकते हैं उन कंट्रीज़ में जिनमें साउथ कोरिया है, चाइना है, मलेशिया है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का जस्ट लाइक आज का टाइम तो खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, किसी भी किस्म का कोई सवाल है, तो आप हमें जरूर फीडबैक में लिखें। एंड देन अगेन आपका कोई लास्ट मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि कोविड-19 जो गुजरा है उस दौरान बॉर्डर्स तमाम कंट्रीज से क्लोज थे, तो उस वक्त जो है स्कॉलरशिप्स की जो वैकेंसियाँ थी वो भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही थी इतनी, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को आपके इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ या रिकमेंड करूँगा कि वो लोग अप्लाई करें। इस वक्त हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। तो वो हर लेवल पर हैं, मास्टर्स लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, पोस्ट डॉक लेवल पे, या आपके बैचलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज हैं। जो मैंने प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हैं वहाँ पे जाएं, सर्च करें और उनके लिए अप्लाई करें, एंड आई एम श्योर कि यू विल बी सिलेक्टेड। सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हम इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल।